जय हिंद एनडीसीडीएस एस्पायरेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस का क्विक रीजन। 1 घंटे में हम देखेंगे पैसिव वॉइस को पूरी तरह से समझेंगे। देन वैसे ही मैं एरर फाइंडिंग कराऊंगा जैसे मैंने एक्टिव वॉइस सेंटेंस के कराए हैं, और आपने दोनों वीडियोस देखे होंगे, समझे होंगे, और उस पर अच्छा सा अपना कोई कमेंट यदि कुछ लगता है तो दिया होगा। आज हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस एक तरह का सेंटेंस कंपोजिशन है। सेंटेंस दो तरह से बनते हैं, एक एक्टिव वॉइस में, एक पैसिव वॉइस में। एक बात याद रखें, सेंटेंस जो हैं दो तरह के से बनते हैं। एक तरीका उसका एक्टिव होता है, जहां एसवीसीएम सिस्टम सीधा होता है। मैंने कहा सम ऑफिसर्स डू करप्शन इन द कंट्री। ये सेंटेंस है, ये एस है, ये वी है, ये सी है, ये एम है। ठीक है, हमको पता है ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से किससे पता चलता है? आप 100% जान सकते हैं वर्ब के जरिए सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। अभी नहीं तो मेरे लेक्चर्स के बाद बड़ी आसानी से आप जानने लग जाएंगे कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस, कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है, कौन सा पैसिव वॉइस होता है। अब देखें, दूसरा तरीका सेंटेंस का होता है पैसिव वॉइस बनाने का। पैसिव वॉइस में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट पहले होता है, सब्जेक्ट वर्ब होती है, सब्जेक्ट होता है, मॉडिफायर होता है। ठीक, इसी सेंटेंस को यदि मैं पैसिव वॉइस में बनाऊंगा तो कैसे होगा? पहले सबसे पहले मैं कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा, करप्शन इज डन बाय सम ऑफिसर इन द कंट्री। अब यहां देखें, करप्शन कॉम्प्लीमेंट था, मैंने यहां लिखा इज डन वर्ब है, सम ऑफिसर्स बाय सम ऑफिसर्स सब्जेक्ट है, कंट्री मॉडिफायर है। हमने यहां देखा यहां का जो कॉम्प्लीमेंट था पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। वर्ब में थोड़ा सा बदलाव किया मैंने। सर ये क्यों किया गया? ये तो रूल्स के अकॉर्डिंग ही किया गया, अभी आपको पता चल जाएगा। और सब्जेक्ट में मैंने बाय लिख दिया है यहां पर। पैसिव वॉइस में ज्यादातर सब्जेक्ट के साथ बाय होता है। ये फर्क कहां है? एक चीज देखें, वर्ब में फर्क है और सब्जेक्ट को मैंने बाय के साथ लिखा है। बस फॉर्मूले में मैंने एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट से शुरू किया है, पैसिव वॉइस कॉम्प्लीमेंट से शुरू किया है। एक चीज समझे कि जब आप सेंटेंस बना रहे हो, सर एक्टिव वॉइस कैसे बनता है? एस वी सी एम, ये बाय डिफॉल्ट सेंटेंस का कंपोजिशन सिस्टम है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी सेंटेंस बनाओगे इंग्लिश में तो वो एसवीसीएम सिस्टम में ही बनेगा। जब आप पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाते हो, जब आप पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाते हो तो सी वी एस और एम में होता है। पहचान कौन कराता है इसकी? हेल्पिंग वर्ब। याद रखना, ज्यादातर कोई रॉकेट साइंस नहीं है पैसिव को समझने के लिए कि क्या है। पैसिव कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट होता है, एक्टिव सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। कोई भी सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव 99% उसकी हेल्पिंग वर्ब तय करती है, क्योंकि मैन वर्ब से सिर्फ दो ही सेंटेंस बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, वो भी एक्टिव वॉइस में। बाकी सारे सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब दोनों मिलकर बनाते हैं, या सिर्फ हेल्पिंग वर्ब कुछ बनाती है, कुछ हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब बनाते हैं। तो याद रखें, हेल्पिंग वर्ब का पूरे सेंटेंस कंपोजिशन में बहुत बड़ा रोल है। तो सेंटेंस कंपोजिशन में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, कोई फर्क नहीं है। बस एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा है, सब्जेक्ट यहां आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट यहां जा रहा है। बाकी कुछ रॉकेट साइंस नहीं। जिनको पैसिव वॉइस नहीं समझ में आता है वो इस लेक्चर्स को अच्छे से देख ले। अब देख, अब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। अब पैसिव वॉइस को बनाने के लिए हम छोटे छोटे रूल्स पढ़ेंगे। क्या रूल्स पढ़ेंगे? पहला रूल ये है, ध्यान से सुने, एक्टिव वॉइस का कॉम्प्लीमेंट पैसिव वॉइस का हमेशा सब्जेक्ट होता है। याद रखने,
एक्टिव वॉइस का कॉम्प्लीमेंट पैसिव वॉइस का हमेशा सब्जेक्ट होता है। कैसे? जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस बनाया है, विलेजर्स ग्रो कैश क्रॉप्स इन देयर फील्ड्स। यहां पर ये सेंटेंस है। विलेजेस क्या है? सब्जेक्ट है। ग्रो क्या है? वर्ब है। कैश क्रॉप्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। इन देयर फील्ड्स क्या है? मॉडिफायर है। सेंटेंस क्या है? एक्टिव वॉइस में है। अब यदि मैं इसे पैसिव वॉइस में बनाऊंगा तो जो एक्टिव वॉइस का कॉम्प्लीमेंट है वो पैसिव वॉइस का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। कैसे? कैश क्रॉप, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। वर्ब को मैं चेंज करूंगा, आर ग्रोन। सर ये आपने कैसे किया? थोड़ी देर के बाद आपको भी पता चल जाएगा, ये रूल्स हैं। बाय विलेजर्स इन देयर फील्ड्स, ये यहां पर। तो यहां मैंने क्या किया? कॉम्प्लीमेंट लिखा, वर्ब लिखा, सब्जेक्ट लिखा, मॉडिफायर लिखा, और सेंटेंस किस में बन गया? ये पैसिव वॉइस में। तो याद रखें, पहली चीज, एक्टिव वॉइस का कॉम्प्लीमेंट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। ये पहला रूल अपनी जहन में याद रखें कि कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस कॉम्प्लीमेंट से शुरू होता है, मतलब सेंटेंस के काम से, वो खुद काम नहीं कर सकता, इसलिए वो पैसिव मोड में होता है। और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस खुद काम कर सकता है, उसका सब्जेक्ट, इसलिए वो एक्टिव मोड में होता है। बस ये फर्क है, ये आप समझ गए तो एक्टिव पैसिव के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे। दूसरा रूल अपने जहन में ये रखें, पैसिव वॉइस के हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। पैसिव वॉइस के हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। एक बात आप हमेशा याद रखें, क्या कहा मैंने? पैसिव वॉइस के हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। आप एक चीज सेंटेंस देखो, यहां पर है स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। यह सेंटेंस है, यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट है, यह मॉडिफायर है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन जब मैं इसे पैसिव वॉइस में बनाऊंगा, याद रखें आप, तो मुझे हेल्पिंग वर्ब अनिवार्य रूप से लिखना पड़ेगा। एक्टिव वॉइस सेंटेंस, पैसिव वॉइस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अनिवार्य रूप से लिखी जाती है, जबकि एक्टिव वॉइस में ऐसा नहीं है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, वहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे, वहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन पैसिव वॉइस में तो आपको देनी ही पड़ेगी। मैंने कॉम्प्लीमेंट उठाया यहां से, इंग्लिश इज स्पोकन बाय स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये यहां पर कॉम्प्लीमेंट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मॉडिफायर है, ये सेंटेंस पैसिव में हो गया। अब यहां पर ये मैंने वर्ब लिखी है। भाई यहां और इस वर्ब में क्या फर्क है? सर इज आया है, यहां इज नहीं है। सर कैसे आया है? थोड़ी देर के बाद आप खुद समझ जाएंगे ये कैसे आता है। रूल्स हैं, मेरे अपने तरफ से कुछ भी नहीं है। तो याद रखें, पैसिव वॉइस के हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आपको लिखना ही पड़ता है। तीसरा रूल मैं आपको बताता हूं, जहन में ध्यान से रखें इसको। हमेशा सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस बनाने के काम आएगा। पैसिव वॉइस के हर सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस के हर सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। एक बात याद रखना, यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। कैसे लिख रहा हूं? लिखें, टीचर्स आर टीचिंग all subjects in the college। अब यहां पर मैंने लिखा टीचर सब्जेक्ट है, आर टीचिंग वर्ब है, ऑल सब्जेक्ट्स कॉम्प्लीमेंट है,
इन द कॉलेज मॉडिफायर है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। अब यहां पर आप देखो वर्ब जो है वह आईएनजी है। आप एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हैं, थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, सेकंड फॉर्म लिख सकते हैं, आईएनजी लिख सकते हैं, एस या ईएस तक लगा सकते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में एक ही शर्त है, आपको यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखना है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। अब देखो मैंने यहां क्या लिखा, इसे पैसिव बनाऊंगा मैं, ऑल सब्जेक्ट्स, कॉम्प्लीमेंट उठा रहा मैंने, आर बीइंग taught by teachers in the class, यहां मैंने ये लिखा। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये मॉडिफायर है। यहां पर मैंने आईएनजी लिखा है, लेकिन मैंने यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है मेरे भाई, मैंने यहां पर आईएनजी लिखा है एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में मैंने क्या लिखा है, पैसिव वॉइस में मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है। तो याद रखें पैसिव वॉइस के हर सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में हर बार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और पैसिव वॉइस हमेशा एक्टिव वॉइस के कॉम्प्लीमेंट से शुरू होता है। कोई भी पैसिव वॉइस बिना एक्टिव वॉइस सेंटेंस के बन ही नहीं सकता। याद रखें एक्टिव वॉइस सेंटेंस होना बहुत जरूरी है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पहले एक्टिव वॉइस सेंटेंस बना है, देन पैसिव वॉइस बना हुआ है। चल चौथा रूल, फोर्थ नंबर रूल्स अपने जहन में याद रखें। मैं क्या कह रहा हूं, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में हमेशा, हमेशा तो नहीं कहूंगा मैं, ज्यादातर, क्योंकि कुछ रूल्स लिखाऊंगा जहां पर दूसरे भी, ज्यादातर बाय के साथ प्रयोग किया जाता है। तो याद रखें एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ज्यादातर बाय के साथ प्रयोग किया जाता है। कैसे, यहां पर एक सेंटेंस देखें, हिज फादर स्टार्ट्स न्यू बिजनेस इन मुंबई। अब यहां पर सेंटेंस देखें, हिज फादर सब्जेक्ट है, यहां पर स्टार्ट्स वर्ब है, यहां पर न्यू बिजनेस कॉम्प्लीमेंट है, यहां पर इन मुंबई मॉडिफायर है, यहां पर सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। अब जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा, यहां तो मैंने बाय लिखा नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो इस सब्जेक्ट के साथ बाय को लिखूंगा। शुरुआत में करूंगा न्यू बिजनेस से, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है सेंटेंस का। न्यू बिजनेस, स्टार्ट्स इज स्टार्टेड, इस रूल को आप समझ गए हैं। बाय हिज फादर, इस रूल को भी आप समझ गए हैं। इन मुंबई, ये यहां पर, तो ये यहां पर क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट, ये यहां पर क्या हुआ, वर्ब, ये यहां पर क्या हुआ, सब्जेक्ट, ये यहां पर क्या हुआ, मॉडिफायर। तो यहां और इस सब्जेक्ट में क्या फर्क है सर, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को आपने बाय के साथ लिखा है, ये फर्क है। तो याद रखें एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में बाय के साथ लिखा जाता है, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें, बहुत जरूरी है। ठीक है, एक और रूल याद क्या, फिफ्थ नंबर रूल है, जहन में रखें, पैसिव वॉइस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। क्या है, मॉडिफायर, सेंटेंस एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, मॉडिफायर हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है। मॉडिफायर याद रखें, ये जो मॉडिफायर होता है, जो टाइम और प्लेस और मैनर को शो करता है, वो सेंटेंस के हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। एक बात हमेशा जहन में रखें। कैसे सर, यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, चिल्ड्रन are playing cricket in the ground। ठीक, अब देखो यहां पर चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग वर्ब है, क्रिकेट कॉम्प्लीमेंट है, इन द ग्राउंड मॉडिफायर।
अब ये सेंटेंस एक्टिवाइज है और मॉडिफायर कहां है सर? सेंटेंस के लास्ट में। अब मैं इसका पैसिवाइज बनाता हूं। क्रिकेट आर बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। तो फिर आपको यहां पर पता चले क्रिकेट सब्जेक्ट है, आर बीइंग प्लेड वर्ब है, बाय चिल्ड्रन कॉम्प्लीमेंट है, इन द ग्राउंड मॉडिफायर है, पैसिवाइज है। तो यहां पर भी मॉडिफायर वहीं पर है जहां यहां पर है। सेंटेंस एक्टिवाइज हो या पैसिवाइज हो, मॉडिफायर अपनी जगह पर ही होगा। एक बात हमेशा याद रखें, ठीक। अब आपने पैसिव बनाने के रूल्स को समझ लिया, एक बेसिक रूल को समझ लिया आपने। क्या समझ लिया आपने? कि सर पैसिवाइज बनाने के लिए मुझे सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, सब्जेक्ट के साथ बाय लिखना है, देन मॉडिफायर लिखना है। यदि इस रूल को आप समझ गए अच्छे से तो समझ लीजिएगा आप पैसिवाइज बना सकते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस में एक्टिव लिख रहा हूं और उसको पैसिव बनाएंगे तो ये सारे रूल्स यहां पर फॉलो होंगे, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जैसे मैंने क्या कहा, डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल। ये सेंटेंस है हमारे पास, एस वी टी और एम, ठीक। एक्टिवाइज में लिखा हुआ है सेंटेंस। अब मैं इसे पैसिवाइज में बनाऊंगा। मैं सबसे पहले रूल फॉलो करूंगा कॉम्प्लीमेंट का। पैसिव में सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट लिखता है, ये रहा कॉम्प्लीमेंट। मैंने यहां लिखा पेशेंट्स, ये मैंने ये लिखा। फिर मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा आर, फिर मैं वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाऊंगा ट्रीटेड, फिर मैं बाय लगाऊंगा, ठीक। फिर मैं सब्जेक्ट्स लिखूंगा डॉक्टर्स, और फिर मैं मॉडिफायर लिखूंगा इन द हॉस्पिटल। तो मैंने क्या किया यहां पर, मैंने यहां पर सेंटेंस बना लिया बिल्कुल आसानी से। ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मॉडिफायर है, और यहां मैंने पैसिव बना लिया। आपको भी लगा कि सर जो आपने फॉर्मूला बताया है उसको मैंने इंप्लीमेंट किया, मैंने एक्टिव से पैसिव आसानी से बना लिया। जब आप बनाते आएगा आपको, जब आपको कंपोजिशन आएगा तभी तो एरर फाइंडिंग होगी। यदि आपको बनाते ही नहीं आएगा तो एरर फाइंडिंग कैसे होगी, ये भी आप चीज समझ ले। अब इसका बेसिक रूल कि सर आपने ये हेल्पिंग वर्ब इसमें क्यों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव है। अब मैं आपको थोड़ा सा फर्क बता दूं। एक बात याद रखें, ये जो टेंस है एक्टिव और पैसिव दोनों में होता है। ये एक्टिव है और ये यहां इधर में पैसिव है। ध्यान से समझिए, सारा एरर यहीं पर है। इसको समझोगे एरर बड़ी आसानी से क्लियर होगा। ये आपके पास एक्टिव है, एक्टिव बनता है एस वी सी एम से। एक बात याद रखना, पैसिव बनता है एस सी वी एस एम से। कोई भी सेंटेंस एक्टिव है पैसिव है, ज्यादातर उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तय करती है। एक बात याद रखना, अब देख एक्टिव है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से बनता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन जब मैं इसे पैसिव बनाऊंगा तो इज, आर, एम और थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा मुझे। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव यहां पर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव यहां पर है। कंटिन्यूअस बनाने के लिए इज, आर, एम, आईएनजी आपने यहां लिखा, लेकिन पैसिव में बनाने के लिए इज, आर, एम और बीइंग थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि पैसिव में सिर्फ थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, लेकिन यहां फर्स्ट फॉर्म हुआ, आईएनजी हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट देखे हैज, हैव, थर्ड फॉर्म, लेकिन इसी को हम पैसिव में देखेंगे हैज, हैव, बीन, थर्ड फॉर्म। ये यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं देखे हैज, बीन, वर्ब में आईएनजी, लेकिन पैसिवाइज उसको नहीं बनाता है। सर क्यों बनाता नहीं है? एक बात ध्यान से सुनो,
यदि एक्टिवाइज सेंटेंस में पहले से ही बिन, बी और बीइंग होगा, उसका कभी भी पैसिवाइज नहीं बनेगा। यदि एक्टिवाइज सेंटेंस में आपने बी देखा, बिन देखा और बीइंग देखा, तो उसका पैसिवाइज कभी नहीं बनाया जाएगा, इसलिए इसका पैसिवाइज नहीं बनाया जाता। ये प्रेजेंट टेंस है, दोनों हो गए यहां पर, एक्टिव भी पैसिव भी। पैसिव में 3 है, एक्टिव में 4 है। अब हम आते हैं पास्ट टेंस पर। पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां सेकेंड फॉर्म है, लेकिन जब पैसिव में आएंगे आप तो वाज, वर, थर्ड फॉर्म बदल जाएगा। कंटिन्यूअस में जाएंगे हम, वाज, वर, वर्ब में आईएनजी, लेकिन यही हम क्या करेंगे, वाज, वर, बीइंग, थर्ड फॉर्म। यह परफेक्ट में जाएंगे, हैड, थर्ड फॉर्म, यहां हैड बिन, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएंगे आप, हैड बिन, वर्ब में आईएनजी, लेकिन पैसिवाइज में आप नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? सेम रूल, यदि आप एक्टिवाइज सेंटेंस में बी, बिन और बीइंग देखते हैं तो उसका पैसिवाइज बिल्कुल नहीं बनाया जाएगा। ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस एक्टिवाइज भी, पास्ट टेंस पैसिवाइज भी। तो पास्ट टेंस एक्टिवाइज और पास्ट टेंस पैसिवाइज दोनों हमने यहां बनाया है। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस की। विल फर्स्ट फॉर्म, आप शैल भी लिख सकते हैं, विल बी थर्ड फॉर्म, इसका पैसिव होगा, विल बी आईएनजी फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसका फ्यूचर इसका पैसिव नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बिन पहले से ही है। यदि एक्टिवाइज में बी, बिन, बीइंग है तो उसका पैसिवाइज नहीं बनाया जाता। फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव, थर्ड फॉर्म, यहां हमने लिखा, यहां हम लिखेंगे विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म। यह और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, विल हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, यहां हम नहीं लिखेंगे कुछ भी। क्यों? क्योंकि यहां बिन है। यह है हमारा फ्यूचर टेंस, एक्टिव भी और पैसिव भी। तो याद रखें, पैसिव में ये 8 स्ट्रक्चर्स, सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म है। कब कौन बदलता है, इसे बेसिक रूल ऑफ पैसिवाइज कहा जाता है, जो सीधे सीधे टेंस से रिलेटेड है। जो यहां पर पढ़े मैंने, जो वो रूल लिखा है और जो ये समझा है, समझ लीजिएगा कि उसे पैसिव का बेसिक आ गया है, वो पैसिवाइज बड़ी आसानी से बना लेगा। ये हेल्पिंग वर्ब भी हमें याद होनी चाहिए, ये हेल्पिंग वर्ब भी याद होनी चाहिए। ये 20 हेल्पिंग वर्ब्स हमको पता होना चाहिए, दोनों का कंपोजिशन पता होना चाहिए कि पैसिवाइज कैसे बनता है। समझ लीजिएगा कि आपने पैसिवाइज बिल्कुल सीख लिया, अब एरर फाइंडिंग करने के लिए आप तैयार है। ये बेसिक रूल है किसका? पैसिवाइज का। अब एक चीज और समझे, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, क्या छोटे छोटे रूल्स, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक्टिवाइज का सब्जेक्टिव प्रोनाउन पैसिवाइज में रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। एक बात याद रखना, एक्टिवाइज का सब्जेक्टिव प्रोनाउन पैसिवाइज में रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। कैसे? मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा, दे हेल्प मी, दे हेल्प रोहित इन द फैक्ट्री। अब यहां पर सेंटेंस देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये मॉडिफायर है। सेंटेंस आपका एक्टिवाइज है, ये यहां पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। जो सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा जाता है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, और जो सेंटेंस के कॉम्प्लीमेंट की जगह पर रहता है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अब देखो, मैंने यहां पर से सब्जेक्ट उठाया, कॉम्प्लीमेंट उठाया, रोहित इज हेल्प्ड। अब नहीं पूछ सकते आप ये कि क्यों आया सर, क्यों? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर थर्ड फॉर्म, बाय देम इन द फैक्ट्री। ये तो ये बाय देम, भाई दे का क्या हो गया? देम हो गया। मतलब क्या कहा मैंने आपको? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो जितने भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन किस में बदलते हैं? जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है
वो बदल जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। किसमें बदल जाते हैं वो? रिलेटिव प्रोनाउन में। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन में कैसे, जैसे आई है तो क्या होगा वो? मी हो जाएगा। वी है तो क्या है वो? अस हो जाएगा। दे है तो क्या होगा? डैम हो जाएगा। ठीक है। ही है तो क्या होगा? हिम हो जाएगा। सी है तो क्या है? हर हो जाएगा। यू है तो कोई बदलाव नहीं होगा, एक बात याद रखना। और किसी व्यक्ति का भी कोई नाम है तो भी कोई बदलाव नहीं होगा, एक बात याद रखना। लेकिन चूंकि व्यक्ति का नाम नाउन है, हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की। ठीक, तो ये बदलाव हो जाएगा। अच्छा, वॉइस वर्स में भी एक चीज समझे, यदि एक्टिवाइज सेंटेंस का रिलेटिव प्रोनाउन जो है, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब कि जो उसका प्रोनाउन है, कॉम्प्लीमेंट है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो सेंटेंस बनाते, पैसिवाइज बनाते वक्त सब्जेक्टिव प्रोनाउन में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? एक चीज देखो, ये चीज समझ में आए। अब यहां पर हम सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है ना? राधिका राधिका टीचेस अस मैथ्स इन द क्लास। अब देखो सब्जेक्ट है, अच्छा मैथ्स हटा दूं मैं यहां से, इन द क्लास कर दूं, इन द क्लास। ठीक है, ये यहां ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है और ये मॉडिफायर है। सेंटेंस क्या है? एक्टिवाइज है। अब मैं आपको पता है कॉम्प्लीमेंट क्या है सर? रिलेटिव प्रोनाउन है। जब मैं इसे पैसिव करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव हो जाएगा। क्यों? यहां इसे सब्जेक्ट बनना है ना। वी आर टॉट बाय राधिका इन द क्लास। तो याद रखें, यदि कॉम्प्लीमेंट रिलेटिव प्रोनाउन है तो सब्जेक्टिव होगा, और यदि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। एक चीज हमेशा याद रखें, तो ये जहन में आपको याद रहेगा तो बड़ी आसानी से अपने काम हो जाएंगे। ये चीज समझने होंगे। पैसिवाइज के यदि ये रूल समझ लिए तो काम बड़ा आसान हो जाता है। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था कि एक्टिवाइज सेंटेंस बनाते वक्त पैसिवाइज का सब्जेक्ट बाय के साथ लिखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं कहीं वो थोड़ा अलग लिखा जाता है। एक मेरा रूल ध्यान से सुनो, यदि एक्टिवाइज सेंटेंस की मैन वर्ब शॉक्ड, सरप्राइज्ड, ठीक है, एनॉयड, डिस्गस्ट, disgusted, disappointed, displeased हो तो क्या कह रहा हूं मैं? shocked, surprised, annoyed, disgusted, displeased, disappointed, displeased हो तो पैसिवाइज बनाते वक्त हम बाय के बजाय एट का प्रयोग करेंगे। अब हम यहां इनके साथ क्या लगाएंगे? बाय नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। कैसे? जैसे मैंने कहा हर प्रोजेक्ट सरप्राइज्ड मी इन द सेमिनार। अब ये सेंटेंस एक्टिवाइज है। ये सेंटेंस क्या है? एक्टिवाइज है। कैसे पता चले सर? वर्ब से। अब मैं इसे पैसिवाइज बनाऊंगा। यहां पर मैंने आई है, मी है, आई किया मैंने, आई वॉज सरप्राइज्ड एट हर प्रोजेक्ट। मैंने बाय नहीं लगाया। इन द सेमिनार मैंने क्या नहीं लगाया भाई? मैंने बाय नहीं लगाया सब्जेक्ट के साथ, मैंने एट लगाया। क्यों? क्योंकि वर्ब क्या आई थी? सरप्राइज आई। यदि शॉक्ड आ जाए, सरप्राइज्ड आ जाए, एनॉयड आ जाए, डिसगस्टेड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, यदि ये वर्ड्स आ जाते हैं तो फिर आप पैसिवाइज बनाते वक्त बाय का प्रयोग नहीं करते, आप यट का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखो थोड़ा सा और बढ़ते हैं। यदि एक्टिवाइज सेंटेंस की मैन वर्ब
प्लीज्ड, इम्प्रेस्ड, सेटिस्फाइड हो तो, सेटिस्फाइड हो तो। पैसिवाइज बनाते वक्त अब बाय के बजाय विथ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विथ का प्रयोग करेंगे। कौन? यहां पर। अब एक चीज समझिए कि हम हमेशा बाय का प्रयोग नहीं करते, और जब एरर आ जाता है तो हम फिर सॉल्व नहीं कर पाते, उसको फाइंड नहीं कर पाते। इसके पीछे रीजन हमारी स्टडी है कि हमने उस चैप्टर को ठीक से पढ़ा नहीं। तो प्लीज इंप्रेस्ड, सेटिस्फाइड यदि मतलब जो है एक्टिवाइज सेंटेंस की मैन वर्ब है तो फिर बड़ी आसानी से हम उसका उपयोग कर लेंगे। कैसे? यहां पर मैंने कहा द प्रेजेंट गवर्नमेंट, द प्रेजेंट गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट satisfied, satisfied, satisfied the voters, voters of the country। अब मैंने यहां पर ये सेंटेंस लिखा, सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट है, मॉडिफायर नहीं लिखा। हर सेंटेंस में मॉडिफायर हो जरूरी नहीं है, एक बात ये भी जहन में डाल लीजिएगा। अब ये सेंटेंस एक्टिवाइज है, अब मैं इसे पैसिवाइज बना रहा हूं। द वोटर्स, द वोटर्स ऑफ द कंट्री, पूरा कॉम्प्लीमेंट मैंने सब्जेक्ट लिया, सेटिस्फाइड सेकेंड फॉर्म है, वर सेटिस्फाइड, ठीक है ना, विथ विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट। क्या लिखा मैंने विथ लिखा, बाय नहीं लिखा मैंने। सेंटेंस ये एक्टिवाइज था, ये पैसिवाइज है, मैंने यहां पर विथ नहीं लिखा। तो याद रखें, इसीलिए मैंने वहां लिखाया था कि एक्टिवाइज का सब्जेक्ट पैसिवाइज में ज्यादातर बाय के साथ लिखा जाता है। ज्यादातर, मैंने हर जगह नहीं कहा था, हमेशा नहीं कहा था। क्यों? क्योंकि ये इस रूल्स को मुझे बताना था। नहीं बताऊंगा एरर फाइंडिंग कैसे होगी? क्योंकि मेरा ये क्विक रिवीजन है। किसके लिए? एनडीए सीडीएस के लिए। ये सारे रूल्स मैं नहीं बताऊंगा तो आप अच्छे से एरर फाइंडिंग कैसे कर पाएंगे? तो अच्छे से एरर फाइंडिंग करने के लिए बहुत जरूरी है। अब देखो, मैं अगला रूल क्या कह रहा हूं आपको। मैं अगला रूल कह रहा हूं कि यदि किसी सेंटेंस में नॉन ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड, ठीक है, और एसिड हो तो, एसिडेंट हो तो, पैसिवाइज सेंटेंस बनाते वक्त बाय के बजाय हम टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हम टू का। अब हम यहां पर बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे? मैंने क्या कहा? सी हैज नॉन, she has known my boss for long time, for long time। यहां मैंने ये सेंटेंस लिखा, सेंटेंस एक्टिवाइज है, एस सब्जेक्ट, हैज नॉन वर्ब, अरे यहां पर ये नॉन है, ये नॉन वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, मॉडिफायर। सेंटेंस किस में लिखा हुआ है? एक्टिवाइज में। अब मैं इसे पैसिवाइज में बनाऊंगा। मैंने यहां लिखा माय बॉस, ठीक, कॉम्प्लीमेंट है, हैज बीन नॉन टू हर फॉर लॉन्ग टाइम। अब मैंने यहां क्या नहीं किया भाई? सर आपने बाई नहीं किया, आपने टू किया। वहां पर आपने एड किया, वहां पर विथ किया, आपने यहां पर टू किया। ये कौन भाई? कुछ वर्ब्स, ऐसा नहीं कि ये हो गई खत्म, कुछ है, स्टडी करना पड़ेगा, अपन को एरर फाइंडिंग करनी पड़ेगी तब वहां से। लेकिन आपको बताया कि सिर्फ बाय का प्रयोग नहीं किया जाता, बाय के अलावा भी हम सब्जेक्ट के साथ पैसिवाइज में यूज करते हैं। एक चीज आप हमेशा याद रखें। अब एक नोट लिखो, यदि एक्टिवाइज सेंटेंस की मैन वर्ब, यदि एक्टिवाइज सेंटेंस की मैन वर्ब इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, ठीक है ना, और कंटेंट हो तो हम पैसिवाइज सेंटेंस बनाते वक्त बाय के बजाय इन का प्रयोग करेंगे। हम क्या करेंगे? यहां पर
इन का प्रयोग करेंगे, याद रखा, इनका करेंगे। जैसे मैंने क्या कहा, रोहित रोहित इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, रोहित इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। नहीं, यहां पर एक्टिव वॉइस लिखिए अपन, कैसे, म्यूजिक, क्योंकि ये सब्जेक्ट हुआ यहां पर, इंटरेस्ट वर्ब हुआ यहां पर, रोहित, ठीक है ना। अब यहां मैंने क्या कहा, म्यूजिक इंटरेस्ट रोहित, ये एक्टिवाइज सेंटेंस है। अब मैंने इसे पैसिवाइज बनाया, रोहित सब्जेक्ट बना यहां पर, रोहित सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। मैंने बाय म्यूजिक नहीं किया यहां पर, मैंने क्या कहा, मैं इन किया। तो याद रखें, तो कुछ ऐसी भी वर्ब है, मतलब कि कुछ ऐसा भी है जहां पर हम बाय के बजाय इन, टू, विथ और हम जो है एट का प्रयोग करते हैं। बाय तो करते ही करते हैं, लेकिन और कुछ चीज सुन लीजिएगा कि याद रखें हम बाय का प्रयोग कहां करते हैं। जब कोई काम सेंटेंस में एजेंट के द्वारा किया गया हो तभी हम बाय का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के साथ, अदरवाइज नहीं करेंगे। सर एजेंट जो काम खुद कर सकते हैं। जैसे एक बात याद रखना, दिस लेटर was written by मोहन। ये तो यह मोहन एजेंट है, एक बात याद रखना। क्यों सर? क्योंकि ये खुद काम कर सकते हैं, सेंटेंस पैसिव में है। लेकिन एक बात याद रखना, यदि सेंटेंस में कोई काम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया गया हो तो फिर हम बाय नहीं प्रयोग करेंगे, हम विथ का प्रयोग करेंगे। दिस लेटर was written by with इंक पेन। ये इंक पेन क्या है? इंस्ट्रूमेंट है ये, तो याद रखें। द टाइगर वॉज किल्ड विथ शार्प वेपन, द ओल्ड मैन वॉज मर्डर्ड बाई द अक्यूज पर्सन विथ शार्प वेपन्स, तो वो इंस्ट्रूमेंट है विथ। तो याद रखें, यदि सेंटेंस में कोई काम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया गया है तो विथ, यदि कोई काम एजेंट के द्वारा किया गया है तो बाय का प्रयोग करते हैं। ये चीज आप समझेंगे तो बड़ी आसानी से पैसिव में एरर निकाल लेंगे, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी कि हमको बाय कहां करना है और विथ कहां करना है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है इसलिए हमने विथ लगाया, ये एजेंट है इसलिए हमने यहां पर क्या लगाया है? बाय लगाया है। एक और बात मेरी ध्यान से सुनना, यदि एक्टिवाइज सेंटेंस का सब्जेक्ट डेफिनिट है तो पैसिवाइज बनाते वक्त उसे लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे? एक बात याद रखना, police arrested criminals from the forest। ये मैंने पुलिस अरेस्टेड क्रिमिनल्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, यहां पर ये पुलिस सब्जेक्ट है, अरेस्टेड वर्ब है, क्रिमिनल्स कॉम्प्लीमेंट है, फ्रॉम द फॉरेस्ट मॉडिफायर है, सेंटेंस एक्टिवाइज है। अब याद आपको जहन में एक बात याद रखनी होगी कि केवल अरेस्ट करने की जिम्मेदारी या अरेस्ट करने का अधिकार सिर्फ पुलिस को ही है। यदि मैं इस सेंटेंस को ऐसे करूंगा, क्रिमिनल्स वर arrested from the forest, तो फिर मुझे यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है बाय पुलिस, क्योंकि मैं अंडरस्टूड हो गया हूं कि अरेस्ट करने का काम सिर्फ पुलिस ही कर सकती है। तभी हम क्या लिखते हैं? they shall be punished by the court, या ये लिखने की जरूरत नहीं रहती। they shall be punished for their deeds, for their sin, for their crime। वो बाय द कोर्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? अंडरस्टूड है। सर लिख दिया तो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में चलता है, लेकिन एरर आ ही जाता है इससे रिलेटेड। तो याद रखें,
यदि एक्टिवाइज सेंटेंस का सब्जेक्ट डेफिनेट है तो पैसिवाइज बनाते वक्त बाई लिखने की जरूरत नहीं होती। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट, फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि यदि एक्टिवाइज सेंटेंस हु से बना हो, किससे बना हो, हु से, तो पैसिवाइज बनाते वक्त हम उसका सब्जेक्ट बाय हुम करेंगे। तो पैसिवाइज बनाते वक्त उसका सब्जेक्ट क्या करेंगे, हम बाय हुम करेंगे। जैसे मैंने कहा हु रॉट दिस बुक, तो यहां मैंने यहां सेंटेंस लिखा, किससे हुआ शुरू, हु से। क्या है ये, एक्टिवाइज। तो फिर मैंने कहा कि बाय हुम स्टार्ट में ही लिखने की जरूरत है, लास्ट में लिखने, दिस बुक, ये दिस बुक, ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट वाज रिटन, वो पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव था, ये पास्ट इंडेफिनिट पैसिव, बाय हुम। जैसे यहां पर मैंने कहा हु विल हेल्प यू इन द गार्डन, ये सेंटेंस है यहां पर, ठीक। सेंटेंस क्या है, एक्टिवाइज से, किससे बना है, हु से। अब मैं इसे पैसिव बनाऊंगा, बाय हुम, बाय हुम यू, बाय हुम यू विल बी हेल्प्ड इन द गार्डन। तो ये यहां पर बाय हुम किया मैंने। बाकी तो सिस्टम वही है, फ्यूचर इंडेफिनिट विल, फ्यूचर इंडेफिनिट विल बी थर्ड फॉर्म, एक्टिव पैसिव, ये फर्क है। तो याद रखिए, यदि एक्टिवाइज सेंटेंस हु से है तो पैसिवाइज बाय हुम से है। तो ये जो चीजें हैं यदि हमको पता है तो बड़ी आसानी से हम एरर फाइंडिंग कर सकते हैं। आप छोटे छोटे और रूल्स पर पहुंचे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। एक बात याद रखनी, यदि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद आप बी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो पैसिवाइज है। सामान्यतः मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। एक बात याद रखना, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स एक्टिव में भी होती है, एक्टिव, यही एसवीसीएम सिस्टम बनेगा। हेल्पिंग वर्ब यहां है, कैन के साथ क्या लगाया, फर्स्ट फॉर्म, शुड के साथ क्या लगाया, फर्स्ट फॉर्म, मैं के साथ क्या लगाया, फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ क्या लगाया, फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ क्या लगाया, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। मस्ट के साथ क्या लगाया, फर्स्ट फॉर्म, शैल के साथ क्या लगाया, फर्स्ट फॉर्म, माइट के साथ क्या लगाया, फर्स्ट फॉर्म। ये कौन है सर, ये सर मॉडल हेल्पिंग वर्ब है एक्टिवाइज की। इन्हें आप पैसिव में बदलो तो क्या हो जाएगा, सिंपल सर, कैन बी थर्ड फॉर्म, ठीक। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद कैन बी थर्ड फॉर्म कर दिया पैसिव, सर शुड बी थर्ड फॉर्म, बहुत बढ़िया है। ये मैं बी थर्ड फॉर्म, मैं बी थर्ड फॉर्म, वुड बी थर्ड फॉर्म, कुड बी थर्ड फॉर्म, मस्ट बी थर्ड फॉर्म, शैल बी थर्ड फॉर्म, माइट बी थर्ड फॉर्म। ये यदि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा एक्टिव, सीधा कर दिया आपने बी थर्ड फॉर्म, सब में बी थर्ड फॉर्म है, पैसिव। तो कोई झंझट नहीं है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब दिखी तो वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाओ, पैसिव हो जाएगा। कैसे, देखो आपने, मैंने क्या कहा, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, ये मैंने सेंटेंस लिखा, ये एक्टिव है। अब मैंने पैसिव में कहा इसे, योर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाई मी। ये तो मैंने यहां पर ये कैन लिखा था, मैंने यहां बी थर्ड फॉर्म लिख दिया, सेंटेंस क्या बन गया सर, पैसिव बन गया। तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब को आपने बी थर्ड फॉर्म लगा दिया, सेंटेंस पैसिवाइज हो। एक और ध्यान से सुने, यदि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद टू बी थर्ड फॉर्म लगा दिया तो सेंटेंस पैसिव हो जाएगा। एक बात याद रखना, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद, कितनी हेल्पिंग वर्ब के बाद लग सकता है, एक चीज समझे यहां पर, ठीक। यहां पर मैं अब सेंटेंस बता रहा हूं जो टू बी के साथ बनेंगे,
एक्टिव में वो क्या रहेंगे और पैसिव में क्या होंगे। एक्टिवाइज का कॉन्सेप्ट एसवीसीएम, सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। यहां पर आपका पैसिव, ठीक, फॉर्मूला, कॉम्प्लीमेंट, वर्ब, सब्जेक्ट, मॉडिफायर, कैसे पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब। यदि सामान्यतः हेल्पिंग वर्ब में टू फर्स्ट फॉर्म होता है, इज एम आर, टू फर्स्ट फॉर्म। इसी को पैसिव बनाए तो क्या हो गया, इज एम आर टू बी थर्ड फॉर्म। मतलब किसी भी हेल्पिंग वर्ब में आप टू बी लगा दो, सेंटेंस थर्ड मतलब पैसिव में बन जाएगा थर्ड फॉर्म के साथ। was were टू फर्स्ट फॉर्म, was were to be third form, has have to first form, has have to be third form, had to first form, had to be third form, has have got to first form, has have got to be, has have got to be third form, had got to first form, had got to be third form, will have to first form, will have to be third form, shall have to be to first form, shall have to be third form, might have to first form, might have to be third form, and the last one is would have to first form, would have to be थर्ड फॉर्म। तो क्या है यहां पर, सब बी थर्ड फॉर्म। यदि आप ये समझ गए तो बताओ कहां से एरर आएगा भाई, कहां से एरर आएगा। पैसिव वाइज सीख रहे तो कहां से एरर आएगा। नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब यदि टू फर्स्ट फॉर्म से बनती है, पैसिव वाइज बनाने के लिए बी थर्ड फॉर्म कर दीजिएगा उसे, टू तो पहले से ही लगा हुआ है। कैसे, यहां पर आप उसको ये करने के लिए आपने यहां पर फट से कहा, मैंने क्या कहा कि इंडियंस, इंडियंस हैव गॉट हेड, हेड्स क्योंकि पास्ट टेंस है ना, हैड गॉट टू फेस मैनी problems during British rule। ठीक है, अब ये सेंटेंस है एक्टिवाइज है। कैसे सर, सब्जेक्ट, वर्ब, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, मॉडिफायर। अब मैं इसे पैसिवाइज बनाऊं, ये क्या है, ये एक्टिवाइज। पैसिवाइज बनाया, मैंने क्या लिखा, मैनी प्रॉब्लम्स, मैनी प्रॉब्लम्स, ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट करता हूं, हैड गॉट टू बी, और ये फेज्ड थर्ड फॉर्म। पैसिव में सिर्फ थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। फिर मैंने लिखा बाय इंडियंस, बाय इंडियंस, ये यहां लिखा, और ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल्स मैंने यहां लिखा। क्या फर्क, क्या मैंने चेंज किया, कुछ नहीं सर, कॉम्प्लीमेंट उधर ले गए और यहां पर टू बी थर्ड फॉर्म लिख दिया। तो यदि नॉर्मल वर्ब टू फर्स्ट फॉर्म से बनी है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको नॉर्मल वर्ब फर्स्ट फॉर्म से बनी है टू फर्स्ट फॉर्म से, तो हम इसको बी थर्ड फॉर्म कर देते हैं, पैसिव हो जाता है। और पैसिव का रूल्स आपको अच्छे से पता है, उसमें कोई बिल्कुल भी आप परेशानी नहीं है। आप देखो, जब हम पैसिवाइज की बात कर रहे हैं, यदि मैं कोई चीज छोड़ दूंगा तो फिर एरर में वही आ गया, तो फिर कैसे काम चलेगा। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं आपको, इंपेरेटिव पैसिव। कौन सा पैसिव, इंपेरेटिव। सर इंपेरेटिव का क्या मतलब होता है, इंपेरेटिव का मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर वाला। जैसे मैंने यहां पर कोई ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर वाला पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने कहा ओपन द बुक, ओपन द बुक, यहां मैंने लिखा। ये क्या है सर, ये ऑर्डर है, किसमें है, एक्टिवाइज में। अब मैं इसका पैसिव बनाऊं, लेट द बुक बी ओपन्ड,
सर कैसे बनता है सर ये पैसिव? कुछ नहीं है, पहले लेट लिखो, ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखो, फिर उसके बाद बी लिखो और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दो, ये पैसिव हो जाएगा, लेट से बनने वाला पैसिव। ये कौन सा पैसिव सर? इंपेरेटिव पैसिव। इंपेरेटिव पैसिव पता होना चाहिए, नहीं पता होगा गड़बड़ हो जाएगा। रिक्वेस्टिव पैसिव कौन सा? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट तो हम सीधे पहचान लेंगे कि जब कोई व्यक्ति रिक्वेस्ट करता है तो हम पहचान ही पाते हैं ना कि ये रिक्वेस्टिव पैसिव है। रिक्वेस्टिव पैसिव मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या आता है रिक्वेस्ट में? प्लीज, प्लीज गिव मी सम वाटर। ये यहां पर मैंने क्या किया, ये सर ये रिक्वेस्ट की किस में? एक्टिव वॉइस में। अब मैं इसे पैसिव वॉइस में बनाऊंगा। यू आर रिक्वेस्टेड ये टू गिव मी सम वाटर। इस प्लीज को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? इसमें, पैसिव में बना दिया। ये पैसिव हो। फॉर्मूला क्या होता है सर? सिंपल सी बात है, यहां पर यू आर रिक्वेस्टेड की जगह कोई सा भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यू लिखें ये, और हेल्पिंग वर्ब भी कुछ भी हो सकती है। टू लिखना है आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है, मॉडिफायर लिखना है, ये आपका सब्जेक्ट तैयार है। रिक्वेस्टिव पैसिव में, रिक्वेस्टिव पैसिव आप बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ सर रिक्वेस्टिव पैसिव बिल्कुल समझ में आ जाते हैं। देखो ऑप्टेटिव पैसिव, सर ऑप्टेटिव पैसिव क्या होता है? ऑप्टेटिव पैसिव मतलब होता है आज्ञात्मक, खुद को ही आज्ञा देना। कैसे आज्ञा देना? यहां पर आपने लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो आओ क्रिकेट खेलें, ये अपने खुद को ही कहा, एक्टिव वॉइस है। ये कौन सा सेंटेंस? ऑप्टेटिव, खुद को ही कहना, लेट्स ग्रो ट्रीज। अब ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हमने क्या कॉम्प्लीमेंट उठाया? क्रिकेट, और यहां पर लिखा शुड बी, और यहां लिखा मैंने प्लेड। ये आपका पैसिव हो गया। तब फॉर्मूला क्या होना चाहिए? फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट, शुड बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया है। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस बन गए हैं। सजेस्टिव और एडवाइस पैसिव, सजेस्टिव और एडवाइस पैसिव, सजेस्टिव एंड एडवाइस पैसिव दोनों वैसे तो अलग हैं, लेकिन क्योंकि काम उसी पर करता है। अपन सजेशन देते हैं, क्या करते हैं? फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ये मैंने आपको सलाह दी एक्टिव वॉइस में। अब मैं आपको पैसिव वॉइस में कहूंगा, ठीक है ना? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ये तो ये यहां पर मैंने क्या कहा? ये इट इज सजेस्टेड लिखा, बीच में दैट लिखा, और ये वी शुड फॉलो कर दिया इसको। फॉर्मूला क्या होता है? देखो इट इज सजेस्टिव कंपलसरी है, सब में लगता ही है यदि वो सजेस्टिव है तो, ठीक। दैट भी कंपलसरी है, वी भी कंपलसरी क्योंकि यूनिवर्सल है। हाँ, शुड भी कंपलसरी है। बस आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है और जो भी कॉम्प्लीमेंट है वो लिखना है, आपका सजेस्टिव तैयार हो जाता है। ये सजेशन है। अब ये सजेशन है, एडवाइस क्या है सर? एडवाइस में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। मैंने कहा है कि टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। सर सजेशन और एडवाइस में क्या फर्क है? दोनों, एक यूनिवर्सल होती है, एक इंडिविजुअल होती है, पर्सनल होती है। ऑन टाइम ये किसी एक व्यक्ति को कही जाती है, वो सबको कही जाती है। फॉलो ट्रैफिक रूल सबके लिए है। अब टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, अब मैंने क्या कहा इसको? यू आर सजेस्टेड या एडवाइस, जो दोनों लगा सकते हैं आप, दैट यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ये सेंटेंस हो गया। यहां पर यू को फॉलो किया, तो याद रखें यहां सब्जेक्ट किसको फॉलो करता है? यू को फॉलो करता है। बाकी तो क्या होता है, यदि आप पैसिव वॉइस के रूल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ सर ये लेक्चर बहुत काम का है, देखने की चीज है। इस लेक्चर्स को आप देखोगे, पढ़ोगे, तभी तो समझेंगे कि सर पैसिव वॉइस बनता कैसे है, पैसिव वॉइस के एरर फाइंडिंग कैसे करते हैं। इस लेक्चर को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। मेरे 50 क्वेश्चन में आपको अगले लेक्चर्स में करा रहा हूं, एरर फाइंडिंग पैसिव वॉइस के एक एक सेंटेंस को हम सॉल्व कर देंगे। शर्त है इस लेक्चर्स को पूरा समझे। थैंक यू, जय हिंद।